केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इस चैप्टर से शुरू करूँगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। एंड हार्मोन्स सिंथेसाइज एंड रिलीज बाय, सिंथेसाइज एंड रिलीज बाय, बोलो भाई, सिंथेसाइज एंड रिलीज बाय, सेक्रेटेड और रिलीज बाय, बताइए। इंडोक्राइन, नहीं, इंडोक्राइन सिस्टम। कौन से ग्लैंड? इंडोक्राइन सिस्टम। और इस इंडोक्राइन सिस्टम के दो पार्ट हैं, ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा डिफ्यूज ऑब्लिग डिसऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन टिश्यू। और कहाँ से हार्मोन सिंथेसाइज होता है और रिलीज होता है? तो वेरियस नॉन इंडोक्राइन सेल्स। और ये तीनों, ये जो बात लिखा हुआ है ना, ये तीनों आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला। ठीक है, हार्मोन्स का सोर्स क्या है? तो सिंथेसाइजिंग सेक्रेटेड या रिलीज बाय इंडोक्राइन सिस्टम। और इंडोक्राइन सिस्टम में दो होता है, ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड, डिफ्यूज और डिस इंडोक्राइन ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन टिश्यू या ऑर्गन, टिश्यू ऑब्लिक ऑर्गन कह सकते हैं। और दूसरा वेरियस नॉन इंडोक्राइन सेल्स। तो इन दोनों जगहों से हार्मोन, तो हार्मोन इज नॉट ओनली सिंथेसाइज एंड सेक्रेटेड बाय इंडोक्राइन सिस्टम, और ये बात आपके एनसीईआरटी में है। अब हार्मोन का काम क्या है? मुझे फंक्शन ऑफ हार्मोन बोलो भाई। अभी बताता हूँ वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, ए बी सी क्या फंक्शंस क्या है हार्मोन का। हमें एक वर्ड में पूछे कि एक लिमिटेड सेंटेंस में, तो बारे फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन का फंक्शंस क्या है, क्या फंक्शंस हैं सारे हार्मोन का? सारे हार्मोन को जनरलाइज कहा जाए कि बता दो फंक्शंस ऑफ हार्मोन, तो क्या कहेंगे आप? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हार्मोन? क्या होता है? फंक्शंस होता है कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये तीनों फंक्शन है ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट so that body work as a unit। देखो, आपके बॉडी के सारे टिश्यू ऑर्गन को कंट्रोल करने में, उनमें आपस में समन्वय व्यवस्थित करने में और उसको एज ए यूनिट काम कराने में। अब कहोगे सर कंट्रोल, यस, देखो ये काम हॉर्मोन्स ही खाली नहीं करता है। इसका फंक्शन ऑफ हम लोग क्या कर रहे हैं? फंक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। ये खाली फंक्शन ऑफ हॉर्मोन्स ही नहीं है खाली, ये काम और भी करता है। और दूसरा कौन करता है? न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम ऑल्सो प्ले दिस रोल। न्यूरल सिस्टम, और ये बात भी आपके बुक में है, ऑल्सो प्ले दिस रोल। क्या? कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट योर बॉडी पार्ट सो दैट बॉडी वर्क एज ए यूनिट। लेकिन न्यूरल सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल कंट्रोल पे है और कोऑर्डिनेशन पे है, और हार्मोन का ज़्यादा रोल कोऑर्डिनेशन और
इंटीग्रेशन पे, लेकिन दोनों दोनों तीनों काम करता है। इसीलिए इसे पहले वाला चैप्टर का नाम क्या है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूरल सिस्टम खाली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, दे आल्सो इंटीग्रेट योर बॉडी पार्ट सो दैट आवर बॉडी कैन वर्क एज ए यूनिट। हार्मोन का वाले में कंट्रोल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, क्या लिखा है, केमिकल कंट्रोल नहीं लिखा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये मेनली कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कंट्रोल नहीं करता है। अब आपसे कहा जाए तो इस बात को देख के क्या पता चलता है कि कंट्रोल पे किसका ज़्यादा रोल है, न्यूरल सिस्टम का या हार्मोन का, न्यूरल सिस्टम। और आपके बुक में एक लाइन है, न्यूरल सिस्टम गिव ग्रेटेस्ट response give greatest response against stimuli। ग्रेटेस्ट अगेंस्ट रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोई भी स्टिमुलाई, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्स देता है, न्यूरल सिस्टम। तो ये बात भी आपके बुक में लिखा हुआ है, मतलब कि एंड कंट्रोल मैक्सिमली डिफरेंट बॉडी पार्ट, डिफरेंट बॉडी पार्ट। अब आ जाओ डिफरेंट बॉडी पार्ट। तो जितने भी आपके बॉडी पार्ट में मैक्सिमल कंट्रोल है वो किसका है, न्यूरल सिस्टम का है। लेकिन कुछ बॉडी पार्ट पे न्यूरल सिस्टम का कंट्रोल ही नहीं है, या कुछ बॉडी सेल्स हैं जिसमें न्यूरल सिस्टम का, जैसे ब्लड सेल है, ब्लड सेल पे न्यूरल सिस्टम का कोई कंट्रोल है, ब्लड सेल्स पे न्यूरल सिस्टम का कोई कंट्रोल है, क्यों, क्योंकि उसमें न्यूरॉन की सप्लाई है, ब्लड सेल में न्यूरॉन की सप्लाई है नहीं है। तो ब्लड सेल का पे कंट्रोल किसका होगा, हार्मोन का। एक क्वेश्चन है आपके उसमें, और पूछा भी जाता है नीट में भी, व्हाट इज द नीड ऑफ हार्मोन व्हेन देयर इज अ न्यूरल सिस्टम, नीड ऑफ endocrine system when there is a what is a neural system, या what is the need of hormone when there is a neural system। जब ये तीनों काम कर ले रहा है, इवोल्यूशनरी न्यूरल सिस्टम डेवलप हुआ या इंडोक्राइन सिस्टम, इवोल्यूशनरी पढ़ा होगा ना, लिविंग वर्ल्ड में न्यू सिस्टमेटिक्स टेक्सोनॉमी। तो न्यू सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इवोल्यूशनरी कौन डेवलप हुआ एनिमल्स में, न्यूरल सिस्टम या इंडोक्राइन सिस्टम, पहले न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम किस में डेवलप हो गया, प्लेंट्रेटा में। इंडोक्राइन सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल किस में डेवलप हुआ, आर्थ्रोपोडा में। तो जब न्यूरल सिस्टम बन गया था तो इंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत क्यों महसूस हुई, तो उसका बुक में, तो सिंस वे some cells in our body do not supplied by neurons, and those cells can be controlled through hormone। मान लो यहाँ पे ये हमारे बॉडी का एक सेल है, और ये सेल किसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, सप्लाई नहीं है, किसे नहीं सप्लाई है, न्यूरॉन से। तो इस सेल को कंट्रोल करने के लिए, अब न्यूरॉन की सप्लाई, तो ये सेल कंट्रोल होगा न्यूरॉन से, तो इस सेल को कौन कंट्रोल करेगा, हार्मोन। तो इसलिए देयर इज अ नीड ऑफ, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ हार्मोन, व्हाई देयर इज नीड ऑफ हार्मोन। तो आंसर होगा सिंस वेरियस बॉडी, वेरियस नहीं फ्यू लिखेंगे, फ्यू बॉडी सेल्स या सम बॉडी सेल्स do not supplied by neuron, we need कौन सा सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम ऑब्लिग हार्मोन। there is need of endocrine system or
endocrine system oblique hormone. Endocrine system. Since some or few body cells do not supplied by neuron, there is a need of endocrine system oblique hormones. किसकी? Hormones. तो अब हम लोग बात करते हैं, देखो आपके बुक में लिखा है, ये बताओ, vertebrates have complex endocrine system. Endocrine system. Non-vertebrates have simple endocrine. तो नॉन वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आता है? नॉन वर्टिब्रेट को इनवर्टिब्रेट भी कह देते हैं, इनवर्टिब्रेट भी कह देते हैं, ठीक है। तो देखो नॉन, ये हो गया। अब देखो आपसे कहा जाए वर्टिब्रेट्स में क्या आते हैं भाई, तो वर्टिब्रेट्स में आते हैं 7 क्लासेस, सबको मालूम है ना, एवरीवन नो ना नेम ऑफ 7 क्लासेस, साइक्लोस्टोमाटा, कॉन्डिस्टा, चॉस्टिस्टा, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एवियन एंड मैमेलियन। अब नॉन वर्टिब्रेट्स में क्या आता है? नॉन वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट कहो, इनवर्टिब्रेट्स में क्या आता है? तो इनवर्टिब्रेट्स में आता है सिफेलोकॉर्डाटा, दूसरा क्या आता है? यूरोकॉर्डेटा, उसके अलावा देखो अब सारे नॉन वर्टिब्रेट्स है कि एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, इन ये भी नॉन वर्टिब्रेट्स है, लेकिन उसमें इंडोक्राइन सिस्टम नहीं होता है। इसमें होता है, एक मोलस्का में होता है और आर्थ्रोपोडा, बस। हालांकि देखो पॉरीफेरा से लेके सिफेलोकॉर्डेटा तक सब नॉन इनवर्टिब्रेट्स है, सब के सब इनवर्टिब्रेट है, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में किसमें इंडोक्राइन सिस्टम है? तो सिफेलो, यूरो, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में सबसे पहले इंडोक्राइन सिस्टम रिकॉग्नाइज किया गया। आर्थ्रोपोडा का मोलस्का में होता है, एकाइनो और हेमी में इंडोक्राइन सिस्टम नहीं होता, तो इन्हीं में होता है। अब देखिए, लेकिन इसमें कौन सा इंडोक्राइन सिस्टम है? बहुत कॉम्प्लेक्स या सिंपल? बोलो भाई, सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा इंडोक्राइन सिस्टम होगा? सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम। अब सवाल ये होता है, देखो एक लाइन यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में, द न्यूरल सिस्टम एंड द इंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट। और रेगुलेट का मतलब कंट्रोल द फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, इंटीग्रेट भी करता है। अब देखो यहाँ पे लिखता है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग कोऑर्डिनेशन एंड ऑल्सो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वाली बात पिछले चैप्टर में लिखा है, वो हम बताएंगे। द न्यूरल सिस्टम, द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट, ये बताएंगे आगे। न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस जब हम कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तब। द नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ बॉडी एंड द सेल नीड टू बी कंटिन्यूअसली कंट्रोल्ड or coordinated and regulated, and for this we need a special kind of coordination is provided, and that coordination provided by कौन? हार्मोन। कौन सा? हार्मोन। जब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे हम बताएंगे डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, न्यूरल सिस्टम एंड
इंडोक्राइन सिस्टम, अभी नहीं बताएंगे ये, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको न्यूरल सिस्टम में समझ में आएंगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला बात, तो ये अभी आपको शॉर्ट लिव, दूसरा पॉइंट टू पॉइंट, ये आपको शायद अभी नहीं समझ में आएगा, आप जो बच्चे पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। कंटिन्यू स्पेशल, और इसके अलावा बाकी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। बस ये 2 पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। कौन सा 2 पॉइंट? हो सकता है जिन बच्चों ने शायद थोड़ी सी कम पढ़ाई की होगी एनसीईआरटी, शॉर्ट लिव्ड, ठीक है ना। और इसके बाद नीचे में है इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन, और आपके बुक में लिखता है वर्टिब्रेट्स हैव, invertebrates have which type of endocrine system? Very simple, with few hormone, whereas large number of chemical act as a hormone and provide coordination in the vertebrate. कोई दिक्कत? बात समझ में आया? तो इसीलिए ये बात हमने लिखा है कि vertebrates have complex endocrine system, non vertebrates have simple, और इसमें क्या होता है? Involve more number of new hormones, involve more number of hormones, involve less number of hormones, less number of hormones। तो इस बात को ध्यान रखना है कि उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट होगा और इसमें लेस नंबर ऑफ हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब आइए, अभी तक हम लोगों ने इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा और ये देखा कि इंडोक्राइन सिस्टम हमने क्या शुरू में लिखा था यहाँ पे, ये हार्मोन सिंथेसाइज एंड सेक्रेटेड रिलीज बाय इंडोक्राइन सिस्टम, और हमने ये भी लिखा था। ये कहाँ पे लिखा हुआ है आपके बुक में? आपको एनसीईआरटी का बुक रखना चाहिए सबको। देखिए ढूंढिए तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ढूंढिए तो आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ है। तब तक मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि ये जो हार्मोन है वो क्या चीज़ है। व्हाट इज हार्मोन्स? क्या है भाई हार्मोन? एनीवन? हार्मोन्स क्या है? व्हाट इज हार्मोन्स? एनीवन? हाँ बताइए भाई, हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन जो है, देखो इसका दो, एक है ट्रेडिशनल या क्लासिकल डेफिनीशन, और दूसरा इसका है मॉडर्न या रिसेंट डेफिनीशन। तो जो क्लासिकल डेफिनीशन है वो क्या है, और जो मॉडर्न या रिसेंट डेफिनीशन है वो क्या है? जो ट्रेडिशनल या क्लासिकल डेफिनीशन है वो डेफिनीशन कहता है हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड किसको कहते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड। ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड एंड वर्क ऑन टारगेट स्ट्रक्चर या ऑर्गन। टारगेट स्ट्रक्चर या ऑर्गन, टारगेट स्ट्रक्चर या, ये हो गया ना, ये तो हो गया। देखो क्या लिखता है, एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसफर टू अ टारगेट स्ट्रक्चर और ऑर्गन, वर्क ऑन एंड टारगेट स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन। अब इसमें लोकेटेड एट डिस्टेंट प्लेस, अभी डिस्टेंट प्लेस, ये लिखता है।
अब इस डेफिनेशन में क्या क्या कमियां हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ दिस डेफिनेशन बताइए, क्या ड्रॉबैक्स है? ड्रॉबैक्स क्या है? तो आपके सामने दो तीन ड्रॉबैक्स है। हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय डक्टलेस ग्लैंड, क्या लिखता है? डक्टलेस। ये बताओ, हार्मोन प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड, ये तो डक्टलेस होता है। इसमें क्या क्या आता है? पहले आप नाम लिखो, ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं, नाम बताइए। ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं, बोलिए। ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम आप बताइए जल्दी जल्दी। तो ऊपर से शुरू कीजिए। पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, नेक्स्ट हाइपोफिजियल, हाइपोफिजियल का ही दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट, और नीचे आइए, थाइमस यहाँ पे, या थायराइड, थायराइड, और थायराइड के पीछे पैराथायराइड। और नीचे आइए, थाइमस, और नीचे आइए, नीचे में आएंगे, नीचे में तो इधर इधर कुछ कुछ नहीं, इधर में एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और साथ में पेंक्रियास, मिक्स ग्लैंड है लेकिन उसमें इंडोक्राइन ग्लैंड एकदम वेल ऑर्गेनाइज है। और कोई? गोनैड्स, गोनैड्स का मतलब मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। तो ये सारे डक्टलेस ग्लैंड हैं। ये सारे कौन से ग्लैंड हैं? तो क्या हार्मोन खाली इन्हीं से पैदा होता है? नहीं, हार्मोन ऑल्सो प्रोड्यूस बाई, इससे डिफ्यूज और दिस और ऑर्गेनाइज, डिफ्यूज और डिसऑर्गेनाइज टिश्यूज या ऑर्गेन। और वो कौन सा है? वो है लीवर, किडनी, हार्ट, जीआईटी, ठीक है। ये सब है, लीवर, किडनी, हार्ट, जीआईटी, ये सब। और इन सब से भी हार्मोन पैदा होता है। कौन सा हार्मोन पैदा होता है आपको मालूम होगा? लीवर से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? एएनएफ, लीवर प्रोड्यूस ना। और एंजियोटेंसिनोजेन इज नॉट अ हार्मोन, दैट इज अ प्रीकर्सर ऑफ सम अदर सबस्ट्रेट। चलो, नहीं मालूम होगा, जो भी है, चलो। अब इसके अलावा सेवरल नॉन इंडोक्राइन सेल्स आल्सो। तो ये बताओ, इस डेफिनेशन में क्या क्या कमियां हैं? इस डेफिनेशन में कहता है कि किससे इंडोक्राइन, तो फिर इससे क्यों पैदा हो रहा है? इससे क्यों? तो कमी नंबर वन क्या है इसका? कि प्रोड्यूस्ड बाय नॉन इंडो, प्रोड्यूस्ड बाय अदर स्ट्रक्चर आल्सो, अदर ऑर्गेन्स या स्ट्रक्चर आल्सो। क्यों भाई, खाली इंडोक्राइन से थोड़े? दूसरा कमी बताओ। अब एक, भाई इससे पैदा हो रहा है तो इसमें एक इंडोक्राइन ग्लैंड थोड़े है, डिफ्यूज और डिसऑर्गेनाइज इंडोक्राइन टिश्यू है। इसके अंदर कुछ सेल है, जैसे कि लीवर से पैदा होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, किडनी से पैदा होता है कौन सा हार्मोन? रेनिन या एएनएफ, या कौन सा? RENIN, रेनिन। और क्या पैदा होता है किडनी से? एरिथ्रोपायोटिन, मेनली एरिथ्रोपायोटिन। हार्ट से एएनएफ, जीआईटी से बहुत सारे सेक्रेटिन, और कौन कौन से 12 हार्मोन होते हैं, 4 आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? हार्मोन पैदा करते हैं। उसके अलावा सेवरल नॉन इंडोक्राइन सेल्स जो कि पैदा करते हैं, जैसे कि हार्मोन्स होता है ग्रोथ फैक्टर। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ फैक्टर। जैसे कि हमारे बहुत ऑलमोस्ट सारे बॉडी सेल्स पैदा करते हैं ये। एपिथेलियल सेल्स भी करता है, कुछ ब्लड सेल्स भी करता है, कुछ न्यूरल सेल्स भी करता है। ग्रोथ फैक्टर मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो पढ़ोगे, न्यूरल टिश्यू डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, एपिथेलियल टिश्यू डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। तो ये भी हार्मोन के जैसे सर्व करता है। तो पहला ड्रॉबैक क्या है? वी प्रोड्यूस बाय अदर ऑर्गेन्स स्ट्रक्चर आल्सो। दूसरा ड्रॉबैक क्या है?
तो डक्टलेस ग्लैंड का मतलब क्या हुआ? एक ग्लैंड है, ये एक ग्लैंड है और इस ग्लैंड में कहीं कोई डक्ट नहीं है, इस ग्लैंड में कहीं कोई डक्ट नहीं है, इस ग्लैंड में कहीं कोई डक्ट नहीं है। ये है कौन सा ग्लैंड? डक्टलेस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? डक्टलेस ग्लैंड। अब इस डक्टलेस ग्लैंड के सराउंडिंग में क्या होगा? तो इसके सराउंडिंग में होगा टिश्यू फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? टिश्यू फ्लूइड। और यहाँ पे है ब्लड कैपिलरीज। कौन सी कैपिलरीज? ब्लड कैपिलरी। चाहे तो आप बना सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज। कौन सी कैपिलरीज? लिम्फेटिक कैपिलरी। अब ये बताओ, ये जो ग्रीन है वो क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड या हार्मोन प्रोड्यूसिंग, हार्मोन से प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जो भी है। तो ये बताओ, ये जो हार्मोन पैदा करने के बाद हार्मोन जो रिलीज कर रहा है, क्या कर रहा है? हार्मोन रिलीज कर रहा है। तो हार्मोन ये रिलीज कहाँ कर रहा है? टिश्यू फ्लूइड में या ब्लड में? टिश्यू फ्लूइड में। इस डेफिनेशन में क्या कहता है? ट्रांसपोर्टेड थ्रू, रिलीज इनटू ब्लड। ये बात नहीं लिखा है, लिखना चाहिए था। ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड, ये भी गलत है। रिलीज इनटू ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड नहीं। सबसे पहले ये कहाँ रिलीज होता है? टिश्यू फ्लूइड में। और टिश्यू फ्लूइड से हार्मोन कहाँ जाता है? ब्लड कैपिलरीज में प्लस लिम्फेटिक। तो हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू बोथ ब्लड एंड लिम्फ। दूसरा ड्रॉबैक क्या है? कि हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू बोथ ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फेटिक कैपिलरी जाएगा तो किस जरिए ट्रांसपोर्ट होगा? लिम्फ के जरिए। तो दूसरा ड्रॉबैक क्या है? ट्रांसपोर्टेड थ्रू बोथ ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ, ट्रांसपोर्टेड थ्रू बोथ ब्लड एंड लिम्फ, ट्रांसपोर्टेड थ्रू बोथ ब्लड एंड लिम्फ। तीसरा ड्रॉबैक क्या है बताओ? तीसरा ड्रॉबैक क्या है? आई होप कि आपने ये सब तो लिख ही लिया है, तो ये सबको मैं हटा रहा हूँ। तीसरा ड्रॉबैक बताओ भाई। इन दोनों ड्रॉबैक को समझ में आया कि नहीं आया? अब तीसरा बताइए। व्हाट इज द थर्ड ड्रॉबैक ऑफ एनीवन? ये बताओ। ये हार्मोन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, इससे ये हार्मोन पैदा हो रहा है। कौन सा? और ये हार्मोन क्या कर रहा है? वापस इसी पे वर्क कर रहा है। इस पे वर्क कर रहा है जहां से पैदा हुआ। मैं माल कमा के मैं अपने बच्चों पे खर्च नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपने पे खर्च कर रहा हूँ। मैं माल पैदा कर रहा हूँ और अपने पे ही खर्च कर रहा हूँ। मैं एक इंडोक्राइन ग्लैंड हूँ। ये इंडोक्राइन ग्लैंड अपना हार्मोन पैदा करके अपने ऊपर ही काम करता है, दूसरे पे नहीं करता है। तो ये डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन कर रहा है या सेल्फ पे कर रहा है? सेल्फ पे कर रहा है। ये किस पे कर रहा है? सेल्फ पे कर रहा है। ये बच्ची को नहीं क्या करनी है? एक स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो कि फीमेल के बॉडी में होता है। एक स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो फीमेल के बॉडी में होता है, वो हार्मोन पैदा करता है और अपने ऊपर ही वर्क करता है। टेल मी द नेम। ओवरी से कौन सा हार्मोन पैदा होता है कि जो ओवरी पे ही work? स्ट्रक्चर का नाम बता रहा हूँ। ओवरी तो जब ऑर्गेन, ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर है। ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर है ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ओवेरियन फॉलिकल प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड वर्क ऑन डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। तो बताओ, ये फिर तो ये बात तो गलत हो गया ना कि वर्क ऑन टारगेट ऑर्गन लोकेटेड एट ए डिस्टेंस प्लेस। या तो मैं पैदा कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर ही वर्क कर रहा हूँ। तो ये तीसरा ड्रॉबैक हुआ कि नहीं? एक ड्रॉबैक और देखिए। हार्मोन, ये डेफिनेशन क्या कहता है कि हार्मोन ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड और लिम्फ
transported through blood or lymph and work on different target organ, different distant target organ. distant target organ क्या है, ये है या ये है, इस पे वर्क कर रहा है नहीं. कई बार क्या होता है, यहाँ से हार्मोन पैदा हुआ और यहाँ पे एक टारगेट ऑर्गन है यहाँ पे, और ये लिम्फ के थ्रू सप्लाई हुआ और बगल के टारगेट ऑर्गन पे बिना ट्रांसपोर्ट हुए ब्लड और लिम्फ से, तो इसको कहते हैं लोकल हार्मोन. जैसे हम लोग के बॉडी में एक हार्मोन पैदा होता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन, दैट सर्व एज ए, नाम जरूर सुना होगा, लोकल हार्मोन. तो हार्मोन वर्क ऑन एडजेसेंट स्ट्रक्चर लोकली, हार्मोन वर्क ऑन हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड हार्मोन वर्क एट डिस्टेंट ऑर्गन. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्टेंट प्लेस, डिस्टेंट ऑर्गन. तो तीसरा ड्रॉबैक क्या है इसका, तो तीसरा ड्रॉबैक है हार्मोन वर्क ऑन distant target organ, target structure on adjacent tissues, and तीसरा on itself, on itself. इस पे itself का मतलब हार्मोन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर पे, हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर. तो 3 ड्रॉबैक समझ में आया, 3 ड्रॉबैक समझ में आया कि नहीं है. पहला, खाली डिस्टेंट ऑर्गन, खाली ये ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड से या इंडोक्राइन सिस्टम से नहीं होता है बल्कि अदर स्ट्रक्चर से. दूसरा, ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड एंड लिम्फ बोथ. तीसरा, हार्मोन वर्क ऑन डिस्टेंट टारगेट ऑन एडजेसेंट टिश्यू और ऑर्गन, टिश्यू ऑब्लिक ऑर्गन. और तीसरा, ऑन इटसेल्फ, हार्मोन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर. तो ये इसीलिए जो क्लासिकल डेफिनेशन है या ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, इसको अब के डॉक्टर्स एंड कह सकते हैं इंडोक्राइनोलॉजिस्ट इसको नहीं मानते हैं, कहते हैं कि ये डेफिनेशन है. तो नाउ अडेज इंडोक्राइनोलॉजिस्ट इसको मानते नहीं. इंडोक्राइनोलॉजिस्ट जानते हो ना, MBBS करने के बाद, MD करने के बाद DM हो, MBBS करो, जनरल MBBS, उसके बाद जनरल मेडिसिन में MD करो, उसके बाद 5 साल की फर्दर पढ़ाई होती है इंडोक्राइनोलॉजी में, और उसको कहते हैं इंडोक्राइनोलॉजिस्ट. ठीक है. तो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट इस डेफिनेशन को अब नहीं मानते हैं. उन्होंने हार्मोन का नया डेफिनेशन दिया है, रिसेंट और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हार्मोन. तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिसेंट और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हार्मोन. मॉडर्न definition of hormones. ठीक है. तो क्या है रिसेंट डेफिनेशन, बताओ भाई, एनीवन. देखो, इसमें ये पंगा ही हटा दिया है, ये सब की प्रोड्यूस बाय ये सब लिखा ही नहीं है कि हाँ ये पैदा करता है, दूर में काम करता है, नज़दीक में काम करता है, कुछ नहीं, बिल्कुल अलग ही चीज़ कर दिया है. क्या लिखता है, हॉर्मोन्स आर कबूतर, केमिकल मैसेंजर, आर केमिकल मैसेंजर. क्यों, हार्मोन का काम क्या है, मैं एक हार्मोन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर हूँ, मुझे इन पे वर्क करना है, तो यहाँ से वहाँ मैसेज लेके जाना. तो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर लोगों को इतनी बेचैनी हो जाती है, 2 मिनट चैन से नहीं, बस कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, कॉल पे कॉल. हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर वर्क एज इंटरसेलुलर मैसेंजर. मैं एक सेल हूँ, मैं हार्मोन पैदा करने वाला सेल हूँ और इस पे वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ मैसेज आ रहा है, इंटरसेलुलर मैसेंजर. और पैदा होता है बहुत ही कम, प्रोड्यूस्ड इन ट्रेसेस, and these chemicals serve as, these chemicals are non nutrients. अब ये वर्ड भी इस्तेमाल किया है
और ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए। और नो दीज केमिकल्स आर नॉन न्यूट्रिएंट। जैसे हार्मोन केमिकली क्या होता है? केमिकली हार्मोन क्या होता है? केमिकली हार्मोन इज, बोलो भाई, केमिकली हार्मोन क्या होता है? आर पेप्टाइड या प्रोटीनियस। दूसरा क्या होता है? स्टेरॉइड, जो कि टाइप ऑफ लिपिड है, और टाइप ऑफ लिपिड। तीसरा क्या होता है? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। और नेक्स्ट क्या होता है? आयोडीनेटेड। क्या होता है? आयोडीनेटेड। तो ये बताओ, ये सब न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं? व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द एक्ट ऑफ टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर। हम ये पेन है, इसको हम खाते हैं, और इससे हमको अगर खाने इससे हमको बॉडी में एनर्जी मिलता है, हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है, हमारे कहीं पे टूटा फूटा उसका रिपेयर में हेल्प करता है, तो ये पेन क्या कहलाएगा? न्यूट्रिएंट। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन इनको खाओगे, इनको इंजेक्ट कराओगे, या आपके बॉडी में ये बनेगा तो आपको एनर्जी नहीं देगा, आपको में ये सबस्ट्रेट नहीं सर्व करेगा। कैसे? फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। भले ये केमिकली प्रोटीन है, लेकिन ये ऐसा प्रोटीन है जो आपको ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा, आपको एनर्जी नहीं देगा। तो इसीलिए लिखा है केमिकली हार्मोन्स आर दीज, बट ऑल ऑफ दीज क्या होता है? आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। क्या है बेटा? नॉन न्यूट्रिएंट्स। देखो यही बात आपके बुक में लिखा है कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स विच एक्ट एज ए इंटेंड आर प्रोड्यूस्ड इन। अब इसमें ये पंगा ही खत्म हो गया कि बगल में करेगा, अरे बगल में करेगा, दूर करेगा, नजदीक करेगा, ये सारा पंगा ही खत्म हो गया। ये सारा का सारा पंगा ही खत्म हो गया है। इसमें कहीं कि यहाँ प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड लिखा है, रिलीज इनटू ब्लड कहीं लिखा है, वर्क एट डिस्टेंस साइट लिखा है, सिर्फ लिखा है भाई ऐसे ऐसे करता है, यहाँ से वहाँ जाता है, नजदीक जाता है, दूर जाता है, कुछ नहीं। तो ये सारा पंगा खत्म कर दिया। प्रोड्यूस बाय किससे, ये भी नहीं लिखा है, सबसे पैदा होता है, ये नहीं लिखा है कि लिखा है कि हम ये आप मान लो सब पे पैदा होता है। बोथ ब्लड एंड लिम्फ, ऐसा भी नहीं लिखा है। और हार्मोन वर्क ऑन, ये नहीं लिखा है कि डिस्टेंस पे कर रहा है, सब पे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो सारे पंगा को खत्म कर दिया। इसलिए इस डेफिनेशन को आज के डेट में साइंटिस्ट ने क्या किया है? एक्सेप्ट कर लिया है कि हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, work as a intercellular messenger producing and these chemicals are non nutrients। कोई दिक्कत? तो ये समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ये मत सोचना। ऐसे भी अब बायो में क्वेश्चन जो अभी खास करके मैंने अभी इस बार देखा, बोटनी का तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, जूलॉजी में भी आसानी था। तो क्वेश्चन बहुत सुपरफिशियल बन रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा बने, लेकिन क्वेश्चन, लेकिन सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? तो आपको जो शुरू से लेके आखिर तक जो है ना, बड़ा ढंग से पढ़ना है, वहीं से आपको स्कोर करना है, ठीक है ना। और बायो में अगर आज के दौर में आप 345 350 से कम स्कोर कर रहे हो तो यू आर आउट ऑफ रेस। 310 स्कोर करके जिस तरह का पेपर है, देखो लास्ट ईयर बच्चा 655 पे सिलेक्ट नहीं हुआ था, 655 स्कोर पे भी सिलेक्ट नहीं हुआ था। क्यों? तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत आसान था। तो अगर पेपर टफ आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत मुश्किल हो गया, कंपटीशन उतना ही लेवल का रहता है। पेपर आसान आता है तो स्कोर बढ़ जाता है। तो इससे ये मत सोचना। लेकिन बायो में इन जनरल आपका स्कोर 340 35 350, और टफ भी पेपर आता है तो 330 तो आ ही जाता है सिलेक्टेड बच्चों का, मैं ये नहीं करूँ नॉन सिलेक्टेड बच्चों का। और जिस तरह का इस बार का पेपर था, मैं 350 से कम सिलेक्टेड बच्चों के लिए मैं समझता हूँ कि वो स्कोर उसका सही नहीं है, फिर उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। क्योंकि भाई आप इस बार जिस तरह का केमिस्ट्री और फिजिक्स था, तो आप बायो से अगर नहीं 350 स्कोर करेंगे तो आप मेकअप नहीं कर पाएंगे। तो अब एक लड़का है पास वन में, अयाज अब्दुल्ला, हमारा स्टूडेंट है 11th 12th में। फर्स्ट टाइम में ही गॉट 512 512
अच्छा बच्चा, उसकी 3 बहनें हैं, वो तीनों हमारी स्टूडेंट है, तीनों मेडिकल कॉलेज में हैं, ठीक है। तो बच्चा वो तीनों बहनों से अच्छा है वो, लेकिन उसने बायो में क्या किया, 10 क्वेश्चन गलत कर दिए आती हुई चीज़ों को। अब उसका कितना नंबर चला गया, गलत किए हैं तो 50 नंबर गया कि नहीं, 10 चौका 40 और 10 निगेटिव में। अब 512 और 50 ऐड कर लो, जो आ रहा था जो आसानी से वो कर सकता था, क्यों, तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। 562 पे सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं इस बार, नाम से होगा। अब देखो उसने 10 क्वेश्चन, तो ये चीज़ होता है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस हो जाते हैं एवरेज बच्चों के लिए। जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे उनके लिए तो हर सब्जेक्ट ही आसान होता है, तो उनसे आपको अपना कंपेयर नहीं करना। जो आप यू ऑल आर हियर फॉर ओनली फॉर सिलेक्शन, नॉट फॉर रैंक। और अगर रैंक के चक्कर के बारे में सोच रहे हो ना, तो आप अपना वेस्ट कर रहे हो। रैंक के बारे में सोचने से नहीं आता है, वो पार्टिकुलर दिन होता है और आपका किस्मत बहुत बड़ा चीज़ है। और साथ साथ आपकी 11वीं 12वीं में कैसी स्ट्रेटेजी है पढ़ाई की। ड्रॉपर में बच्चे पढ़ के रैंक नहीं ला सकते हैं, बहुत रेयर ऑफ द रेस्ट। 10,000 कोई टॉपर बच्चा है ना, उसमें से एक ड्रॉपर में पढ़ के बहुत बढ़िया रैंक लाता है। बढ़िया रैंक मतलब टॉप 100 में, टॉप 50 में, वो नहीं आता है। इसलिए सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो आपको बहुत सब्जेक्ट्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आपके जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि खाली बायो पढ़ने जा रहे हैं, 365 में लाके क्या सिलेक्शन हो जाएगा आपका। कल ही एक लड़का मिला, कितना स्कोर सर, 412। बायो में कितना, 326। बाकी फिजिक्स में क्या हो जाएगा सिलेक्शन। आई मीन 326 ठीक ठाक है, हम ही नहीं करें बहुत अच्छा है, लेकिन 326 और 412 में 100 नंबर का भी डिफरेंस नहीं। फिजिक्स में 100 नंबर भी नहीं पाया तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए सब्जेक्ट्स में। ये नहीं कि खाली आप बायो पढ़े जा रहे हैं, खाली आप फिजिक्स पढ़े जा रहे हैं, खाली आप केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं। आपका कोऑर्डिनेशन। और मेरे जो अपना स्ट्रेटेजी है, जो मैं समझता हूँ कि बायो को आप मैक्सिमल क्लास में पढ़ो, घर पे जाके मैक्सिमली से मैक्सिमम आधा घंटा टाइम दो, उससे ज़्यादा नहीं, ओनली हाफ एन आवर। क्योंकि क्लास में अगर आप पढ़ लिए होंगे ना, तो घर पे उसको आधा घंटा से ज़्यादा आपको रिवीजन करने में टाइम नहीं लगे। उसका जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, खास करके फिजिक्स के एमसीक्यूज करो, केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल आप पढ़ो चीज़ों को बहुत अच्छे से, क्वेश्चंस भी लगाओ। क्वेश्चन तो खैर बहुत टफ नहीं आते हैं केमिस्ट्री में, इस बार आगे वो इन जनरल बात है, लेकिन बहुत टफ नहीं आते हैं केमिस्ट्री में भी। ऐसा होता है कि आराम से आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा हाई फाई जाने की चक्कर नहीं है। इस बार भी हमारे यहाँ बच्चे भाई, प्रेशर बच्चा 653 स्कोर किया है, ऐसे थोड़ी किया है। उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्कोर किया होगा तभी तो किया होगा ना। बायो में तो उसने स्कोर किया ही है, 350 या 355 जो भी किया है। दूसरा बच्चा दानिश का मतलब वो भी फ्रेशर है, 614 है, उसने बायो में 360 में 360 स्कोर किया है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में तो स्कोर किया है ना, अब तो 614 पहुंचा है। तो आपको कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी चीज़ है। आप लोग क्या करते हैं ना, नॉन कोऑर्डिनेटेड वे में पढ़ते हैं। ये बहुत सबसे बड़ा जिंदगी का किसी भी कंपटीशन का, किसी भी लाइफ में कोई भी काम करो, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी चीज़ है। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं तो वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा, वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखो हमने आपको कहा था कि आप ये बताइए कहाँ पे लिखा है, आपने ढूंढ लिया। हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय नॉन इंडोक्राइन सेल्स आल्सो, मिला। देखो एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है, तो लिखा है यहाँ पे, एकदम लास्ट में लिखा है, यहाँ पे। सेवरल अदर नॉन इंडोक्राइन टिश्यू और सेल्स आल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन नोन एज ग्रोथ फैक्टर, नोन एज ग्रोथ फैक्टर। यहाँ पे लिखा था ना, हार्मोन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स में कौन कौन सा, वेरियस नॉन इंडोक्राइन सेल्स या टिश्यू, और इनको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ फैक्टर बताया था, ग्रोथ फैक्टर। तो हार्मोन प्रोड्यूस बाय इंडोक्राइन सिस्टम, और इंडोक्राइन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नॉट ओनली ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड बट आल्सो डिफ्यूज और डिसऑर्गेनाइज इंडोक्राइन। ये भी बात आपके बुक में लिखा हुआ है, ये भी बात आपके बुक में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखता है, the endocrine glands and hormone producing diffuse tissue cell located in different part of body constitute the endocrine system। तो आज के बाद पूछे कोई कि इंडोक्राइन सिस्टम कौन सा सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम किससे बना है, तो आप कहेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड ऑर्गेनाइज और डिफ्यूज दोनों से।
और हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स क्या है? तो उसमें 3 चीजें, ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड, डिफ्यूज टिश्यू और सेल्स, प्लस नॉन इंडोक्राइन टिश्यू या सेल्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? तो आपको ये जो वेरी फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा था वो इसीलिए ये एनसीईआरटी का बात है कि हार्मोन कहाँ कहाँ से पैदा होता है, ठीक है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे वही लिखा है कि भाई कौन कौन से ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन, इसका फोटो भी बनाया है, तो देखो इसमें हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरी सब दिया है। उसके अलावा नॉन इंडोक्राइन में जीआईटी, लीवर, किडनी, हार्ट चारों दिया है, ठीक है ना। अब हम लोगों को डिफरेंट हार्मोन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और डिफरेंट हार्मोन्स के और उसके फंक्शंस को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन से बात किसके बारे में? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है, सबको मालूम है, मास्टर इंडोक्राइन सिस्टम। और इसी का तीसरा नाम क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड। तीसरा नाम क्या है? सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, कमांडर ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम। अब आपने अभी मैंने जैसे क्लास की शुरुआत की थी तो एक टर्म पढ़ाया था कि कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी परफॉर्म बाय कौन सा सिस्टम? इंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम, दोनों, इंडोक्राइन सिस्टम प्लस न्यूरल सिस्टम। ये अभी हमने पढ़ाया था कि नहीं? दोनों, कंट्रोल भी, आप चाहें तो बात भी लिख सकते हैं, लेकिन कंट्रोल को हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन और इंडोक्रेशन इंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम का कहाँ पे होता है? किस ऑर्गन में? हाइपोथैलेमस। ये दोनों इंटीग्रेट करता है, न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों का मिलन कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस। तो इतना बात आपको जान लेना चाहिए कि हेयर न्यूरल सिस्टम एंड endocrine system merge. Here neural system and endocrine system merge. यहाँ पे दोनों मर्ज करते हैं। कौन से सिस्टम? न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों क्या करते हैं? मर्ज करते हैं। ये बात आपके बुक में यहाँ नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए। अब हाइपोथैलेमस, ठीक है, क्या है एक्चुअली में? व्हाट इज हाइपोथैलेमस? तो आप सब जानते हैं कि हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। कौन सा ब्रेन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और फोर ब्रेन में किसका? हाइपोथैलेमस कंस्टिट्यूट फ्लोर, ये अभी डायग्राम बना के बताऊं, और बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन। किसका? बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन itself is a component of, is a structural component of forebrain। देखो हमारे फोरब्रेन के बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उनमें से एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन है? डायनसेफ्लॉन। अब देखो डायनसेफ्लॉन कैसा होता है? अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ ना, सपोज आई एम लाइक दिस, तो हमारा आपने क्रेनियल बोन को हटा दिया, दोनों सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को हटा दिया, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर के एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, किसके? सेरिब्रल हेमिस्फीयर के एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, अंदर में दो बॉल ऐसे दिखेगा, ओवल शेप का। कैसा बॉल दिखेगा? दो ओवल शेप का। इस दोनों बॉल के इधर में, पीछे में और ऊपर में एक स्ट्रक्चर होगा, और इस दोनों बॉल के नीचे में और आगे में एक स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो दो बॉल है, इसके पीछे में और ऊपर में जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है एपिथैलेमस। इसके नीचे में
दो स्ट्रक्चर है, इस एक स्ट्रक्चर है नीचे में और आगे में, उसका नाम है हाइपोथैलेमस, और इस दोनों बॉल का नाम है थैलेमस। इस बॉल का नाम क्या है? थैलेमस। ये दोनों में, और थैलेमस के ऊपर है तो इधर का नाम क्या है? एपिथैलेमस, और नीचे में नाम है तो उसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? बेसल पार्ट हुआ या फ्लोर हुआ कि नहीं? अब देखो इसको अगर हम डायग्रामेटिक बनाएं तो यहाँ पे दो बॉल है, इस दोनों बॉल के ऊपर में ये क्या चीज है? एपिथैलेमस। और ये क्या चीज है? हाइपोथैलेमस। हाइपो और इनमें ऐसे कनेक्शन होता है। ये कनेक्शन एक्जन फाइबर का होता है, नर्व फाइबर्स होते हैं। तो ये दोनों क्या है? थैलेमस। ये क्या है? एपिथैलेमस। ये क्या है? हाइपोथैलेमस। इट शुड बी लिटिल बिट अबव, यहाँ पे ये है। तो हाइपोथैलेमस नीचे में है या ऊपर में है? नीचे में, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? फ्लोर या बेसल पार्ट। तो आप चाहें तो इस डायग्राम को बना सकते हैं, एपिथैलेमस। हालांकि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। ये क्या है? थैलेमस। और ये क्या है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए लिखा जाता है इट कंस्टिट्यूट बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन या फ्लोर ऑफ डायंसेफ्लॉन। अब ये सब किसका पार्ट है? न्यूरल सिस्टम का। तो न्यूरल सिस्टम किसका बना होता है? कौन से सेल्स का? न्यूरल सिस्टम कौन से सेल का बना होता है? न्यूरल टिश्यू का। न्यूरल सिस्टम किसका बना होगा? न्यूरल टिश्यू का। न्यूरल टिश्यू कौन से सेल्स का बना होगा? न्यूरोनल सेल्स एंड न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरल सिस्टम किसका बना है? न्यूरल टिश्यू का। और न्यूरल टिश्यू किसका बना है? न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लायल सेल्स का। तो चाहे थैलेमस हो, चाहे एपिथैलेमस हो, चाहे हाइपोथैलेमस हो, ये किसका बना होगा? न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लायल। किसका? न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लायल सेल्स। तो आज के बाद अगर कोई पूछे कि हाइपोथैलेमस कंस्टिट्यूटेड बाय विच सेल्स, तो यू हैव टू से न्यूरोनल सेल्स एंड न्यूरोग्लायल सेल्स। कोई दिक्कत? हाइपोथैलेमस में दूसरा कोई सेल नहीं है। कौन सा सेल है? सिर्फ और सिर्फ न्यूरोनल सेल्स एंड न्यूरो। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि हाइपोथैलेमस कंस्टिट्यूटेड बाय न्यूरोनल एंड न्यूरोग्लायल्स। अब सुनो, ये एक मैं हाइपोथैलेमस का एक इनलार्ज सेक्शनल व्यू बना रहा हूँ। कौन सा? इनलार्ज सेक्शनल व्यू। दिस इज द इनलार्ज, क्योंकि इसी के जरिए आपको कई सारी चीज़ें समझ में। सेक्शनल व्यू, लार्ज सेक्शनल लार्ज सेक्शनल व्यू, ये एक हाइपोथैलेमस का रिपोर्ट है। अब इसमें देखोगे तो ये सब है न्यूरोग्लायल सेल्स। ये सब क्या है? न्यूरोग्लायल सेल्स से बना हुआ है स्ट्रक्चर। ये सब न्यूरोग्लायल सेल्स है। कौन सा सेल्स है? न्यूरोग्लायल सेल। अब यहीं पे हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स है। ये एक न्यूरॉन्स है, और न्यूरॉन्स कुछ कुछ ऐसा होता है ना। ये एक न्यूरॉन्स का सेल बॉडी है, और इस सेल बॉडी से क्या होगा? एक्जन फाइबर, एक्जन टर्मिनल, और इससे क्या निकलेगा? डेंड्राइट्स। कोई दिक्कत? तो अब एक ही न्यूरॉन सेल थोड़ा होगा, हजारों न्यूरॉन सेल होगा। लाख, हजारों क्या कर रहे हैं, लाखों। अब इसमें एक दूसरा यहाँ पे और न्यूरोनल सेल है, वो इसी से चिपका हुआ है।
एक और न्यूरोनल सेल है जो यहाँ पे ऐसे चिपका हुआ है, एक और न्यूरोनल सेल है जो यहाँ पे ऐसे है, ये लो। इसी तरह से यहाँ पे एक न्यूरोनल सेल है और ये इसमें से देन राइट निकला, देन राइट निकला, देन राइट निकला, और इसका एक्जन फाइबर नीचे जा रहा है और फिर ये बाहर निकल गया हाइपोथैलेमस, यहाँ आ गया। अब इसी से एक और न्यूरोनल सेल है, वो अपना एक्जन फाइबर ऐसे निकाल लिया। एक और न्यूरोनल सेल है और वो अपना एक्जन फाइबर ऐसे निकाल लिया। ठीक है। एक और न्यूरोनल सेल है, ऐसे निकाल लिया। तो भाई मेरे यहाँ पे ये क्या है? दीज आर द कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी, दीज आर द कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी। तो हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे न्यूरोनल सेल बॉडीज का कलेक्शन देखने को मिलता है। ये तो ही हमने बनाया है, ऐसे बहुत सारे कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी मिलते हैं देखने को। इनको क्या कहते हैं? इनसाइड हाइपोथैलेमस। ये आपके बुक में है और आपसे पूछा जा सकता है, क्या कहते हैं? इन कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज को क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस हैव लॉट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी। जैसे कि मैंने तो यहाँ पे सिर्फ दो बनाया है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस हैव लॉट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज। दीज कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज नोन एज, yes, hypothalamus have lots of collection of neuronal cell bodies, and these collections are known as, these collections are known as, बोलो, are known as nuclei. Very good, nuclei. अब कहते हैं ना, हमारा प्यास, हमारी भूख, हमारा टेम्परेचर, सेक्सुअल डिजायर, ठीक है ना, बॉडी ब्लड के अंदर क्या ऑस्मोटिक बैलेंस, इन सब का सेंटर कहाँ है? हाइपोथैलेमस। तो सेंटर का मतलब क्या है? दीज न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियाई क्या कर रहा है? आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना रखना डिसाइड कर रहा है। दूसरा न्यूक्लियाई क्या कर रहा है? आपको प्यास कब लगाना है ये डिसाइड कर रहा है। कब आपको पानी पीने का मन नहीं कर रहा ये डिसाइड कर रहा है। एक है भूख कब लगाना है ये डिसाइड कर रहा है। एक है कब सेक्सुअल डिजायर ज्यादा हो रहा है वो डिसाइड कर रहा है अलॉन्ग विथ लिम्बिक सिस्टम। एक है जो आपके बॉडी में कितना वाटर और सॉल्ट रखना है वो डिसाइड कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी न्यूक्लियाई हैं जैसे कि ये, कुछ ऐसे भी न्यूक्लियाई हैं जैसे कि ये। अब ये वाला न्यूक्लियाई या ये वाला न्यूक्लियाई या और भी ऐसे कुछ न्यूक्लियाई हैं जो ये सब डिसाइड नहीं करता है। दीज न्यूक्लियाई सर्व एज मून प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इनके सेल, ये इंडिविजुअल इसमें जो सेल्स हैं, इनमें इंडिविजुअली जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स है, ये सेल सब क्या करेगा? हार्मोन पैदा करेगा। ये सेल सब क्या करेगा? हार्मोन पैदा करेगा। और हार्मोन पैदा करने के बाद वहां से ट्रांसपोर्ट करेगा एक्जन के जरिए, और एक्जन के जरिए एक्जन टर्मिनल में भेजेगा और साइनेप्टिक नॉब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर करेगा, फिर वहां से हार्मोन को रिलीज करेगा। तो हाइपोथैलेमस के अंदर दो तरह के न्यूक्लियाई हैं, वन दैट प्रोड्यूस hormones and other perform is a center for different activities, other for center for different, आपने पढ़ा ना, टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर और एपेटाइट सेंटर, थर्स्ट सेंटर, ये सब पढ़ा होगा ना, ये न्यूक्लियाई तो है। तो आप लिखेंगे हाइपोथैलेमस have two groups of nuclei, two groups, type नहीं, groups of nuclei. One serve as center for different activities, center for different activities, और दूसरा one
सर्व एज हार्मोन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। अब बताओ, तो हाइपोथैलेमस का दो तरह का फंक्शन हुआ कि नहीं? ये कहलाएगा नॉन इंडोक्राइन फंक्शन, ये कहलाएगा इंडोक्राइन फंक्शन। कहलाएगा या नहीं कहलाएगा बोलो? हाइपोथैलेमस कितना तरह का फंक्शन करता है? दो तरह का। कौन कौन सा? इंडोक्राइन फंक्शन एंड नॉन इंडोक्राइन। नॉन इंडोक्राइन फंक्शन और दूसरा इंडोक्राइन फंक्शन। नॉन इंडोक्राइन फंक्शन एंड इंडोक्राइन। अब आ जाओ, तो ये चैप्टर हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन। हम इस चैप्टर में किसके बारे में बात करेंगे? इंडोक्राइन फंक्शनिंग ऑफ हाइपोथैलेमस। नॉन इंडोक्राइन के बारे में कहाँ पढ़ेंगे? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये बताइए, आपके एनसीईआरटी के बुक में एक वर्ड है न्यूरो हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एक तो हार्मोन है, दूसरा वर्ड है न्यूरो हार्मोन। अरे जो हार्मोन न्यूरॉन बनाए उसको क्या कहेंगे? तो हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन बनेगा वो कौन सा किसका एग्जाम्पल होगा? न्यूरो हार्मोन। क्यों? न्यूरॉन ही तो बना रहा है ना। तो हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय न्यूरोनल सेल्स। न्यूरोनल सेल जब हार्मोन बनाए तो उसको हम क्या कहेंगे? नोन एज न्यूरो। अब इन न्यूरोनल सेल को भी कहता है। अब जब न्यूरॉन ने एक स्पेस, हाँ जाइए, ये न्यूरॉन जो है ना, एक स्पेसिफिक, ये न्यूरोनल सेल्स क्या कर रहा है? एक स्पेसिफिक केमिकल को प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब इसने कहा कि नहीं, मैं भी अलग नाम से जाना जाऊंगा, तो मुझे न्यूरोनल सेल मत कहो, मुझे कहो न्यूरो सेक्रेटरी सेल। कौन सा सेल कहो? न्यूरो सेक्रेटरी सेल। द न्यूरॉन विच प्रोड्यूस न्यूरो हार्मोन नोन एज, तो एक वर्ड है आपके बुक में, न्यूरो सेक्रेटरी सेल। तो न्यूरॉन्स विच प्रोड्यूस हार्मोन known as what? न्यूरो सेक्रेटरी cells. Neurons which produce hormones known as what cell? Neurosecretory cells. कौन सा cells? Neuro hormones which produce neurons which produce hormone known as। तो आज के बाद आई होप कि आपको, और आज के बाद क्या, आज से पहले ही आपको सब मालूम होगा न्यूरो हार्मोन्स क्या है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स क्या है, समझ में आ गया। अब हैं, खड़े जा, खड़े हो जा। हाँ तेरे को खड़ा कर रहा हूँ, खड़े हो जा। नहीं नहीं नहीं, हाँ हमारा चीता है ना वो। हाँ खड़े हो जा। अबे शर्मा मत, हम तुम्हारे लिए गाना भी नहीं खा सकते, शर्मा के नहीं यूं ही खो देना। हाँ क्योंकि उस लायक है ही नहीं कुछ भी। हाँ बोलो, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं न्यूरो हार्मोन्स के? जल्दी से बताओ, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूरो हार्मोन्स, बोलिए जल्दी से। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूरो हार्मोन बताइए जल्दी से। कौन कौन से न्यूरो हार्मोन्स हैं आपके बॉडी में? खटाखट बोलिए। अबे गधे, लिखो पहले, बोलो ऑल हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, रिलीज बाय हाइपोथैलेमस। पहला तो यही एग्जांपल हो गया, बैठ जा। ऑल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज बाय हाइपोथैलेमस। इसको हम कौन सा हार्मोन कहते हैं? न्यूरो हार्मोन। ऑल हार्मोन प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज बाय हाइपोथैलेमस इज नोन एज न्यूरो हार्मोन। दूसरा pineal gland। pineal gland is a part of एपिथैलेमस नर्वस सिस्टम। तो pineal gland से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन प्रोड्यूस बाय pineal gland। तीसरा एग्जांपल बताओ जल्दी से, एनीवन, न्यूरो हार्मोन के एग्जांपल जो आपके बॉडी में है। एक तो मेलाटोनिन प्रोड्यूस बाय pineal gland। pineal gland is a part of forebrain made by neuronal cells।
तो उससे जो हार्मोन पैदा होगा कौन सा हार्मोन होगा? न्यूरो हार्मोन। तो पीनियल ग्लैंड से, पीनियल ग्लैंड इज बेसिकली पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। बताओ एनीवन? नहीं मालूम ना? मालूम होगा भी नहीं, लिख लो। एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन प्रोड्यूस बाय एड्रीनल मेडुला। वो भी न्यूरॉन से पैदा होता है, कैसे वो बताएंगे। एंड नॉर एड्रीनालिन प्रोड्यूस्ड बाय एड्रीनल मेडुला। ये तीन ग्रुप है जो कि न्यूरो हार्मोन के एग्जाम्पल हैं। ये नॉरेड्रेनालिन न्यूरॉन से ही पैदा होता है, कैसे? पोस्ट सिंपैथेटिक न्यूरोनल फाइबर से, कैसे वो बताएंगे। तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं। अब कितना हार्मोन हाइपोथैलेमस से पैदा होता है रे? 5, 7, 9, 10, 12, 15, 11, 14, 12, 7, 7। हाउ मेनी हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस? 11। हाउ मेनी हार्मोन्स? 11 बताऊंगा। चलो आ जाओ। अब आइए, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ये आपका हाइपोथैलेमस मालूम है कितना है? एक एलमंड के साइज से भी छोटा होता है, एलमंड के शेप का होता है, और उसका साइज होता है ना, मटर के दाना के बराबर होता है, या उससे भी छोटा। 4 ग्राम से 5 ग्राम वेट होता है, ठीक है। एलमंड के शेप का होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत बड़ा हाइपोथैलेमस बनाऊंगा ताकि समझाना है हमें। तो ये आपका, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। हाइपोथैलेमस है, क्या है? हाइपोथैलेमस। अब इस हाइपोथैलेमस ने यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा निकाल दिया, और यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा कर दिया। ये पूरा हाइपोथैलेमस का ही एक्सटेंशन है, सुन लो ध्यान से। ये पूरा एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस, एक्सटेंशन ऑफ हाइपो। और ये पूरा हाइपोथैलेमस, दीज आर द हाइपो, ये हाइपोथैलेमस का रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है बेटा? हाइपोथैलेमस का। और ये पूरा यहाँ तक। अब इसके बाद हाइपोथैलेमस ने फर्दर एक्सटेंशन नहीं किया, बल्कि इसे आके कुछ कुछ मिल गया। क्या मिल गया? तो इसको कोई मिल गया। कौन मिल गया? कोई मिल। तो जो वाइट में है ये एक्चुअल में इसको हम कहते हैं, सुन लो, इसको हम क्या कहते हैं? इस पूरे को कहते हैं हाइपोथैलेमस। इस पूरे को क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। और इसको क्या कहते हैं? दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ हाइपो, ढंग से नहीं करना चाहिए, ये एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस। लेकिन ये हाइपोथैलेमस नहीं है। कौन सा? ये वाला हाइपोथैलेमस नहीं है, ये हाइपोथैलेमस नहीं है, या उसका एक्सटेंशन नहीं है। तो इधर में जो भी है, ये जो भी है, ये सारा क्या है? हाइपोथैलेमस का एक्सटेंशन है। ये सब हाइपोथैलेमस का एक्सटेंशन है, लेकिन इसको हाइपोथैलेमस के नाम से नहीं जानते। एंड दिस इज द प्रॉपर हाइपोथैलेमस, प्रॉपर हाइपोथैलेमस। अब आपको ये सब तो समझाने के लिए था, मैं ये सब बता रहा। अब इस हाइपोथैलेमस में यहाँ पे एक न्यूक्लियाई है। क्या है? न्यूक्लियाई। क्या भाई? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई समझ रहे हो? ग्रुप ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी, जिससे कि एक्जन फाइबर भी निकलेगा। ये न्यूक्लियाई है, ये है न्यूक्लियाई। और इस न्यूक्लियाई से बहुत सारे एक्जन फाइबर ऐसे आए, और यहाँ पे आके ऐसे बहुत सारे एक्जन टर्मिनल और साइनेप्टिक नोड बनाए। कोई दिक्कत? ये क्या है? ये न्यूक्लियाई है। यहाँ पे न्यूक्लियाई का मतलब, न्यूक्लियाई का मतलब ये बहुत सारे न्यूरल सेल बॉडी का कलेक्शन ये है। और यहाँ से बहुत सारा हजारों लाखों एक्जन फाइबर ऐसे आए, और ये ऐसे किया। उसी तरह से थोड़ा सा इसको और मैं बड़ा कर लूँगी, मुझे आसानी होगी। उसी तरह से
एक और न्यूक्लियाई यहाँ पे है, एक और न्यूक्लियाई है, और इसमें भी बहुत सारा न्यूरल सेल बॉडी का कलेक्शन होगा, ये सबसे दिन, और इससे भी बहुत सारा कलेक्शन ऑफ एक्जन फाइबर आएगा, और यहाँ पे एक्जन टर्मिनल देगा, साइनेप्टिक नोड देगा। तो यहाँ पे ये दो न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई का मतलब कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी विद इन CNS, लिखवाया है कि नहीं, लिख लो। न्यूक्लियाई का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज विद इन CNS। कलेक्शन ऑफ विद इन CNS, तो हाइपोथैलेमस में ये दो न्यूक्लियाई है, और उससे एक्जन फाइबर का कलेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है। अब कलेक्शन ऑफ एक्जन फाइबर को हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ एक्जन फाइबर को क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन है जो कि नीट में भी पूछा जा सकता है। कलेक्शन ऑफ एक्जन फाइबर नोन एज, क्वेश्चन तो पूरा देखने लिखने दो, नोन एज ट्रैक्ट नर्व कमीसर नर्व कॉर्ड लेटरल नर्व कनेक्टिव्स। और इसमें आपके पूरे एनसीईआरटी में इसमें से ये वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, बाकी सारे वर्ड इस्तेमाल हुए। अब इनमें से आंसर क्या है, तो चूज करेक्ट वन, कौन कौन सा इसमें, चूज करेक्ट वन, बोलो आंसर सीधे बता दो, मैं ऑप्शन नहीं बना रहा हूँ। कौन कौन सा इसमें है, ए है कि नहीं है, कलेक्शन ऑफ एक्जन फाइबर नोन एज ट्रैक्ट, चलो बी है, बी है, चलो सी है, सी है या नहीं है, यस सी भी है, डी है, आई डोंट नो, यू हैव टू टेल। नाम सुना है, नर्व कॉर्ड 100% सुना होगा, लेटरल नर्व, नर्व कॉर्ड सब सुना होगा, कहाँ सुना, एनलिडम में, फाइलम एनलिडम में लिखा हुआ है, न्यूरल सिस्टम मेड बाय 2 नर्व कॉर्ड एंड लेटरल नर्व्स। नर्व कॉर्ड है या नहीं है, लेटरल नर्व है कि नहीं है, कनेक्टिव्स है कि नहीं है, कॉकरोच में लिखा हुआ, तो मतलब कि सब है। ऑल आर द कलेक्शन ऑफ, दिस ऑल आर द कलेक्शन ऑफ एक्जन फाइबर। और इनमें से एनसीईआरटी में सिर्फ ये वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, कौन सा वर्ड, हमेशा, बाकी सब इस्तेमाल हुआ। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कलेक्शन ऑफ एक्जन फाइबर के लिए ये टर्म, और ये टर्म हमारे बुक में इस्तेमाल किया है, हमारे बुक में इस्तेमाल किया, हालांकि इस्तेमाल करना चाहिए सिर्फ ये टर्म, लेकिन इस्तेमाल किया ये, प्लस ये भी इस्तेमाल ये नहीं हुआ है, लेकिन इसका एप्लीकेशन है, तो हम दोनों को कहेंगे CNS। तो यहाँ पे ये क्या है, ट्रैक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, ट्रैक्ट, और इस ट्रैक्ट का नाम है, हाइपोथैलेमस से आ रहा है, और पिट्यूटरी, ये पूरा क्या कहलाता है, दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज, दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफिजियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफिजियल ग्लैंड, दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफिजियल ग्लैंड। अब देखो, कलेक्शन ऑफ एक्जन फाइबर विच स्टार्ट फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड इन इनटू हाइपोफिजियल ग्लैंड, स्टार्ट फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड इन इनटू हाइपोफिजियल, पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम हाइपोफिजियल ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड, हाइपोफिजियल ग्लैंड। तो बताइए इस कलेक्शन ऑफ एक्जन फाइबर का नाम हम क्या देंगे, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट, क्या नाम देंगे, ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, हाइपोफिजियल ग्लैंड, तो इस कलेक्शन ऑफ ट्रैक्ट को क्या नाम देंगे, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। और ये नाम आप सबने जरूर सुना होगा,
पढ़ाई किया होगा, तैयारी की होगी, तो इसको हम क्या देंगे, हाइपोथैलेमिक। ये इस कलेक्शन ऑफ एग्जन फाइबर, इस ट्रैक्ट को हम नाम देंगे हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट, क्या देंगे, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। तो आपको ये बात समझ में आया क्यों इट इज दिस नेम इज हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट? आया या नहीं आया बोलो? तो आज के बाद इस नाम में कोई कंफ्यूजन? तो द कलेक्शन ऑफ एक्जन फाइबर विच इमर्ज फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड इनटू हाइपोफिजियल ग्लैंड इज नोन एज हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। अब यहाँ से जो हार्मोन पैदा होता है, यहाँ से जो हार्मोन पैदा होता है, वो हार्मोन क्या होता है, यहाँ से पैदा होने के बाद इसके थ्रू नीचे 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 आएगा 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 और यहाँ जाके स्टोर हो जाए। तो हम कहें द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय दिस न्यूक्लियाई ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली एंड स्टोर्ड इन पिट्यूटरी ग्लैंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? उसी तरह से इससे हार्मोन पैदा होगा और यहाँ पे बनेगा और बनने के बाद ट्रांसपोर्टेड लाइक दिस एंड स्टोर्ड हेयर। हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय दीज टू न्यूक्लियाई ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली एंड स्टोर्ड इन पिट्यूटरी ग्लैंड। और मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड का ये वाइट वाला पोर्शन जो है पीछे में है और ये लाल वाला आगे में है, तो इसको क्या कहते हैं, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। क्या कहते हैं? तो एक लाइन लिखेंगे, टू हॉर्मोन्स, कौन सा, बस यहीं पे छोड़ रहा हूँ, सारी कर क्लास है ना, कौन कौन सा, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन प्रोड्यूस्ड बाय hypothalamus transported axonally and stored in posterior pituitary। या न्यूरोहाइपोफाइसिस। ब्रैकेट में लिखेंगे विद इन साइनेप्टिक वेसिकल ऑफ साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक वेसिकल्स ऑफ। अब ये बात तो सबको मालूम होगा ना, साइनेप्टिक नॉब। भाई ये जो है जैसे कि ये है, ये क्या है, साइनेप्टिक नॉब, और इसके अंदर ये गोल गोल क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल, और इसी में क्या स्टोर है, आपका हार्मोन। तो साइनेप्टिक नॉब विद इन साइनेप्टिक नॉब वेसिकल ऑफ साइनेप्टिक नॉब। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? तो यू हैव, तो इनसे जो ये सब हार्मोन कहाँ पैदा होता है, आज के बाद कोई पूछे कि ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन पैदा कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस, स्टोर कहाँ होता है, हाँ, और रिलीज कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो रिलीज या सेक्रेट होता है। तो आपसे पूछा जाए, बच्चे गलती करते हैं कि ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन सेक्रेटेड बाय, कौन सेक्रेट करता है, बोलो, हाइपोथैलेमस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी? सेक्रेट धड़धड़ धड़धड़ यहाँ से सेक्रेट होगा ना, धड़धड़ सेक्रेट यहाँ से ना होगा, सेक्रेटेड बाई, सिंथेसाइज नहीं, सेक्रेटेड बाई। बोलो कौन सेक्रेट करेगा? सेक्रेटेड का मतलब होता है रिलीज, बच्चे अक्सर इसको सिंथेसिस से समझ जाते हैं। सेक्रेटेड बाई न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, प्रोड्यूस्ड बाई तो हाइपोथैलेमस, स्टोर्ड इन न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये याद रखना, बच्चे अक्सर सेक्रेटेड, रिलीज में तो लिख देते हैं न्यूरो है, लेकिन सेक्रेटेड में समझते हैं कि ये सेक्रेट थोड़ी कर, ये तो सिंथेसाइज करने के बाद इसको ट्रांसपोर्ट करना है यहाँ, और यहाँ से सेक्रेट या रिलीज हो रहा है कहाँ पे, ब्लड में। तो ये बात ध्यान रखना है, नेक्स्ट क्लास में बाकी की बातें, ठीक है।